जी हां, तो बंगाल में इस वक्त चुनाव को देखते हुए सियासी घमासान चरम पर है। देश के 5 राज्यों में अप्रैल में चुनाव हैं। रैलियों और रोड शो से इन 5 राज्यों में चुनावी तपिश हाई पर है। लेकिन बंगाल में चुनाव की तारीखें करीब आते ही विकास की बातें कम और हाईजैकिंग की गूंज ज्यादा है। सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि दिल्ली से बैठकर बंगाल के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। वहीं बीजेपी का दावा है कि ममता ने खुद पूरे चुनाव तंत्र को बंधक बना लिया है। तो अब हम बात करेंगे उन गंभीर आरोपों की जिसने बंगाल के चुनावी मैदान को लहूलुहान कर दिया है। सभी 5 चुनावी राज्यों में पार्टियों की जनसभा, रैलियां और प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बेलदा में चुनावी सभा में कहा कि बीजेपी समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा भड़का रही है। चुनाव के बाद गैस और कैश देना बीजेपी बंद कर देगी। बीजेपी देश लूटना चाहती है। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केरल दौरे पर हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। तो लगे हाथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बंगाल भविष्यवाणी करते नजर आए। बंगाल में दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी, ये भी दावा किया अखिलेश ने। तो पीएम मोदी ने असम और पुडुचेरी में कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए ऑनलाइन चर्चा की। वहीं बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और आरोप लगाया कि टीएमसी बंगाल में चुनाव हाईजैक कर रही है। ममता बनर्जी घर घर जाकर वोटर्स को धमका रही हैं। विधानसभा का चुनाव भले ही बंगाल में हो, लेकिन सियासी सरगर्मी कोलकाता से दिल्ली तक बढ़ी हुई है और एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कम पड़ता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जाकर के धराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। तो ममता बनर्जी इस बार चुनाव आयोग और केंद्र पर सबसे ज्यादा हमलावर बनी हुई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी सहित 50 से ज्यादा अफसरों को हटाकर राज्य के प्रशासन को पंगु बना दिया है। एसआईआर के नाम पर लाखों जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। ममता ने इसे संविधान पर सीधा हमला और वोट चोरी की साजिश बताया है। ममता ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आयोग के जरिए बंगाल में बैकडोर से राष्ट्रपति शासन थोपने की कोशिश हो रही है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। सोमवार को बीजेपी का एक बड़ा डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर ही चुनाव को हाईजैक करने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी खुद घर घर जाकर वोटर्स को धमका रही हैं। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ता और पुलिस तंत्र मिलकर निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देना चाहते। उन्होंने आयोग से मांग की कि बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो ताकि लोग बिना डरे वोट डाल सके। अमित शाह ने कोलकाता में चार्जशीट जारी करते हुए कहा था कि ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने और तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी उन्होंने अपने आरोपों में आरोप लगाया। এটা ভ্যানিশ গেম প্ল্যান, বিজেপি ভ্যানিশ ওয়াশিং মেশিনের গেম প্ল্যান। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে পরে বলবে বাংলায় এসব হবে না। ममता जी चाहती है बंगाल के शासन घुसपैठियों के हाथ में सौंप देने के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल को खोखला कर रहे हैं, बंगाल को खा रहे हैं। अभी गृह मंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जिन लोगों की हिसाब किताब करना है 4 मई के बाद उनके हिसाब भी किया जाएगा। जिस तरह से चुनाव आयोग बंगाल में काम कर रहा है, इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग बीजेपी का ब्रांच ऑफिस है, बीजेपी का कठपुतली है और बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग काम कर रहा है। चुनाव आयोग का उद्देश्य ये है कि किसी तरह से बंगाल का पूरा गवर्नेंस खत्म कर दे और बीजेपी की तरफ से किस तरह से बंगाल को दखल किया जाए। बिल्कुल जान को खतरा है। बीजेपी वाले कुछ भी करा सकते हैं। शुरू से उनका लड़ाई संघर्ष से शुरू हुई, उनका माथा फोड़ दिया था, भंगचूर कर दिया था।
लेफ्ट वालों ने, लेकिन वो लड़ती रही, लोगों की आवाज़ उड़ाती रही हैं। ये चाहे जितनी मर्जी कर लें, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के दिल से बाहर नहीं कर सकते ये लोग, इतना ये समझ लें। तो सवाल ये है कि इन आरोपों के बीच बंगाल की जनता के असली मुद्दे कहां हैं? सड़क, बिजली, पानी और रोजगार की जगह अब चोर पुलिस के खेल ने ले ली है। बीजेपी का पूरा कैंपेन अब भ्रष्टाचार, घुसपैठ और हिंसा के इर्द गिर्द सिमट गया है। बीजेपी ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर वो न केवल मतदाता सूची से घुसपैठियों के नाम हटाएंगे, बल्कि हर एक अवैध प्रवासी की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करेंगे। बीजेपी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया है, जो टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना का मुकाबला करने के लिए है। बीजेपी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली जैसे मुद्दों पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के शासन में बंगाल उद्योगों का कब्रिस्तान बन गया। डबल इंजन सरकार का नारा देते हुए बीजेपी का कहना है कि वो आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसी योजनाओं को बंगाल में पूरी तरह लागू करेंगे। वहीं ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के तौर पर पेश कर रही हैं और बारी बनाम भीतरी का कार्ड खेल रही हैं। टीएमसी ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाली राशि को 500 रुपये बढ़ाने का वादा किया है। घर घर नल योजना के तहत हर घर को पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का भी वादा किया है। द्वारे सरकार की तर्ज पर अब सालाना द्वारे चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को ब्लॉक लेवल पर बेहतर इलाज मिले। प्रशासन को जनता के करीब लाने के लिए राज्य में 7 नए जिले बनाने का भी वादा किया गया है। अगले 10 साल में बंगाल को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का भी संकल्प टीएमसी ने लिया है। लेकिन बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ सीटों की गणित नहीं, बल्कि साख की लड़ाई बन चुका है। चुनाव आयोग में शिकायतों का अंबार है, मैदान में जुबानी जंग है। नतीजा क्या होगा, फिलहाल किसी को पता नहीं, तय जनता को करना है। लेकिन इस वक्त सीधे हम रुख करते हैं अपने मेहमानों का और उन्हीं से पूछते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं उनके क्या मायने हैं। अनंत अमित बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद एहतेशामुल हक टीएमसी की नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनंत अमित जी, आप बताइए, आपके केंद्रीय नेतृत्व के कई लोग आज चुनाव आयोग पहुंच गए, वहां जाकर शिकायत की कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक कर लिया है। कैसे, क्या कर रही हैं ममता बनर्जी? वो तो कह रही हैं कि आप लोगों ने चुनाव आयोग को ही हाईजैक कर रखा है, बैकडोर से प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया है पश्चिम बंगाल में। आप कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव के प्रोसेस को हाईजैक कर लिया है, कैसे? देखिए अजय जी, जिस तरीके से आज हमारी पार्टी के सीनियर लीडर लोग, उसमें किरण रिजिजू जी के नेतृत्व में आज चुनाव आयोग गए थे। चुनाव आयोग से कई समस्याओं पे हमने बात किया है। चुनाव आयोग को कहा है कि किस तरीके से श्रीमती ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री है, किस तरीके से पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव को हाईजैक करके जीतने के लिए किसी भी कसर को छोड़ना नहीं चाहती। आपने देखा होगा कि जब एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 12 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और बिहार में खत्म हुए, लेकिन कहीं का मुख्यमंत्री नहीं आया, लेकिन आप आ गए और सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगाती है। और बेसिकली क्या है अजय जी की ममता बनर्जी की हताशा और निराशा ये बता रही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर और जिस तरीके से बंगाल में मां, माटी और मानुष की बात करने वाली श्रीमती ममता बनर्जी जी की ममता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिस बंगाल को पूरे देश को साहित्य और संस्कृति में पिरोने वाला बंगाल कहा जाता था, लेकिन आज वो अपने ही मानुष के खून से लथपथ होकर बंगाल करा रहा है और बंगाल ये कह रहा है कि 15 साल के कुशासन से हमें कैसे मुक्ति चाहिए। और ममता बनर्जी जी चाहे आनंद जी, तो ये सब बातें तो चुनावी बातें हो गई, नहीं चुनाव के मैदान में तो ये बातें आप कह ही रहे हैं कि ममता ने क्या कर दिया बंगाल का, हाईजैक कैसे किया, जो शिकायत चुनाव आयोग तक लेकर आप गए हैं, कैसे वो आप सभी को धमका रही हैं, इसके क्या प्रूफ हैं? ये तमाम वो सवाल है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, पहले जोड़ लेता हूं मैं शामुल हक साहब को जो टीएमसी से हैं। हक साहब, ये जरा बताएं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने अपना दफ्तर बना लिया है और क्यों? क्योंकि अधिकारियों के तबादले कर दिए। किस चुनाव में अधिकारियों के तबादले नहीं होते हैं? ये कौन सी नई बात हुई है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ही खतरे में आ गई है? देखिए अजय झा जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के इतिहास में पहली मर्तबा इस तरह का एसआईआर देखने को मिला है। 1952 से हमारे देश में एसआईआर हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं जैसे कि वो समझिए कि संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक। मतलब ये है, हम समझते हैं कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का हो करके काम कर रहे हैं, इस भारत के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा।
और ये पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल नहीं, क्या करने नहीं के मिलेगा? 58 लाख लोगों का एसआईआर नाम- पहली बार हुआ है क्या? ये ऐतिहासिक है क्या? एसआईआर तो पहले भी होते रहे हैं, 2003 में भी हुए थे एसआईआर। एसआईआर मैं आ रहा हूं। इससे पहले जो एसआईआर हुआ था तो उसमें 2 साल का टाइमिंग दिया गया था और हर एक सैटरडे और हर एक संडे को ये 2 दिन हफ्ता में काम होता था और इसका जो है समय सीमा जो था 2 साल का टाइमिंग था। लेकिन 2 साल का जो जहाँ कार्यकाल होता है वहां 2 महीना या 3 महीना या 4 महीना में किस तरह से आदमी इतना बड़ा, जहाँ 7 करोड़ 66 लाख वोटर है, इस तरह का पॉसिबल नहीं है। ये पक्षपात। अच्छा, 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो डेथ हो गए, जो समझ लिए ट्रांसफर हो गए, कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन जो लोग जो नाम के, आप जैसे मेरा नाम मोहम्मद एहतशामुल है, कहीं हक साहब देखिए, इस पर हम बहुत लंबी महीनों से हम लोग एसआईआर पर बहस कर चुके हैं और ये सारी दलीलें, मेरे हक साहब, ये सारी दलीलें खुद ममता बनर्जी खुद से खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में भी दे चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट तय किए हैं, सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से काम किया, पड़ोसी राज्य के समझ लिए के हस्तक्षेप, उड़ीसा और झारखंड के हमारे जो माने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो मतलब उन्होंने काम कर रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अभी भी हमारे 60 लाख लोगों का नाम समझ लिए विचाराधीन में है। जब तक हम समझते हैं कि हमारे 60 लाख लोगों का नाम जब तक उसमें एडजुडिकेशन से बाहर नहीं होगा, तब तक समझिए कि ये कहीं न कहीं पक्षपात के काम कर रहे हैं। इस तरह के भारत के इतिहास में कभी भी इस तरह का देखा नहीं गया है। जिस हिसाब से ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं, ऐसी कभी भी इस तरह के नहीं होने पड़ती थी। ये पूरा मतलब आप ये कह रहे हैं, हक साहब, मैं आप जो कह रहे हैं उसको समराइज करके समझ लेना चाहता हूं। यानी टीएमसी कह रही है कि एसआईआर ना हो, सीरियस इंटेंसिव रिवीजन नहीं हो देश में। एसआईआर कह रही है कि इलेक्शन हो रहा है लेकिन अधिकारियों का तबादला नहीं हो। क्या कहना चाह रही है टीएमसी? जरूर हो। देखिए, इस तरह का कहीं नहीं तबादला होता है। आज 371 प्रशासनिक का समझ लीजिए, ये भी बड़े लेवल के आईएएस आईपीएस कैटेगरी के जो भी ऑफिसर थे, अरे 1 2 10 20 50 100 होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि पूरा समझ लिए को एक दूसरे को सब जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह का समझ लिए पक्षपात चुनाव आयोग जो है पूरा पक्षपात का काम कर रहे हैं। ये पक्षपात कैसे है? इसको एस्टैब्लिश नहीं, ये पक्षपात कैसे है? मतलब आपको लग रहा है या वाकई हो रहा है? ये दोनों में फर्क होता है। ये वाकई हो रहा है, लग नहीं रहा। हम ये आपको चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं। जैसे एजेंसी इनकम टैक्स कहने को तो फिर बीजेपी कह रही है कि आप जाके डरा धमका रहे हैं तमाम मतदाताओं को। ममता बनर्जी घर घर जाकर डरा रही हैं लोगों को। बिल्कुल नहीं, इसको भी मान ले क्या? देखिए एक बात अजय जी, देखिए जितना भी कुछ कर लीजिए, चौथी बार हमारी सरकार यहाँ बन रही है फुल मेजोरिटी के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सपना, मैं एडवांस में बधाई देता हूं आपको अगर ऐसा होने जा रहा है तो। इससे हमें कोई एतराज नहीं है, अन्न लेना देना है, आपकी बने इनकी बने। पॉइंट है कि अभी जो हो रहा है, चलिए नहीं अनंत साहब, ये जो आप लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि घर घर जाकर ममता बनर्जी धमका रही हैं लोगों को, कह रही हैं कि टीएमसी को ही वोट दो, मतलब क्या है? घर घर वोट मांग रही है, आप भी मांगते हैं, सभी मांगते हैं, ये धमकाना कैसे हो गया? नहीं, वो धमका तो ऐसे रही ना अजय जी, वो जाती है और जब कहती है कि यदि मैं चुनाव हार जाऊंगी उसके बाद आपका इसका जो परिणाम होगा वो आपको भुगतने पड़ेंगे, इस तरह की बात कर रही है। तो स्वाभाविक है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में जो रोष है, वो बता रहे हैं कि साहब अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। और पिछले चुनाव 21 के परिणाम के बाद जो आपने देखना, पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से हिंसा हो रहे थे चुनाव के बाद, और वो दोहराना चाहती है। और बार बार चुनाव आयोग में हम तो ये कह रहे हैं कि साहब चुनाव तो लोकल प्रशासन ही कराता है, बाहर के फोर्स तो केवल उसको उनके संरक्षण में रहते हैं। चुनाव तो उन्हीं को, अगर हम ट्रांसफर भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जैसे 184 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हुआ, तो उनके जगह में जो जा रहे हैं वो तो पश्चिम बंगाल के ही अधिकारी है ना, वो तो कोई दिल्ली से तो अधिकारी नहीं जा रहे, वो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर तो नहीं जा रहा है। तो ये हम तो ये कह रहे हैं, जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है। देखिए अजय जी, एक मैं उदाहरण आपको बता देता हूं। ममता दीदी जहां से भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं, वहां पे उपचुनाव में 58,000 वोट से जीत कर आई थी, और लोकसभा के चुनाव में वहां पे मार्जिन 8,000 का हो गया था, और अभी वहां पे लगभग
26,000 के आसपास वोट भवानीपुर में कटे हैं और भवानीपुर में जो हमारा उम्मीदवार है नंदीग्राम में भी इनको शुभेंदु अधिकारी हरा कर आया था। तो इनकी चिंता यह है कि जब हम भवानीपुर ही नहीं बचा पा रहे तो पश्चिम बंगाल के 294 सीट पे कहां बचा पाएंगे। इसीलिए अभी से एक ममता दीदी एक नैरेटिव सेट कर रही है और एक मैसेज दे रही है। और जिस तरीके से उनके राज को लोगों ने 15 वर्षों में देखा है, यही मैं हक साहब से पूछना चाहता हूं। हक साहब ये बताइए, इसी दिल्ली के लोकसभा में यही ममता दीदी चुनाव शुद्धिकरण को लेकर लोकसभा स्पीकर के पास जाती है, जब बात नहीं सुनती है तो वो फेंक देती है कागज और कहती है कि बंगाल में आज एसआईआर की बहुत आवश्यकता है। 2003 की बात है और 2003 में एसआईआर होता है। और आप बार बार इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं। साहब, बिहार के चुनाव अभी हुए 4 महीने भी अनंत अमित जी, ठीक है अनंत अमित जी, मैंने तो आपसे ये जानना चाहा था कि वो डरा रही हैं तो कैसे डरा रही हैं? क्या बंदूक लेकर जा रही हैं कि लाठी लेकर जा रही हैं? कैसे धमका रही हैं? भाई अगर बीजेपी आ जाएगी तो आपके साथ बुरा हो जाएगा, ये तो वो कहेगी। जैसा आप कह रहे हैं कि टीएमसी अगर आई तो बंगाल में बुरा होगा, बुरा होता रहा है, तो ये तो सियासी आरोप तो लगते रहते हैं। धमकाना कैसे हो रहा है, जिसकी शिकायत अब चुनाव आयोग तक आप करके आए हैं, ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। एहतेशाम साहब, आप हैं क्या? ओके, कंटिन्यू अनंत जी। जी, वो इस तरीके से हो रहा है जो वहां पे लोग जो बता रहे हैं, वहां के मतदाता जो बता रहे हैं, हम अपने से नहीं कह रहे हैं। मतदाताओं का यह आरोप है कि ममता दीदी और उनके कार्यकर्ता हमारे घरों पे आकर ये कह रहे हैं कि साहब अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये हमारा आरोप नहीं है, ये वहां की जनता का आरोप है, उसी के तहत हम जा रहे हैं। और जिस तरीके से वहां का प्रशासनिक अधिकारी, वहां का लोकल अधिकारी जिस तरीके से बात कर रहा है, काम कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि ये हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ममता दीदी पूरे चुनाव को हाईजेक करना चाहती है और चुनाव जीतने के लिए एन केन प्रकेन किसी तरीके से भी किसी हद तक जाने को तैयार है। हम उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि साहब इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र बॉडी है, चुनाव कराए, हमें तो जो भी परिणाम होगा हम परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन ममता दीदी की ये हताशा और निराशा बता रही है कि ममता दीदी की बेचैनी क्यों है। साहब, आप इससे पहले भी चुनाव लड़े हैं। देखिए, आप देखिए आरोप समझिए अनंत जी, जो ममता बनर्जी कह रही हैं, उन्होंने चुनावी सभा में जो आज ही कहा है, तो उन आरोपों को भी समझिए। कहा है कि बीजेपी समाज के सभी वर्गों के बीच झगड़ा भड़का रही है, चुनाव के बाद गैस और कैश देना बंद कर देगी, डीजीपी समेत 50 से ज्यादा अधिकारियों को हटाकर राज्य के प्रशासन को पंगु बना दिया है। क्या ये आरोप गलत है? बिल्कुल गलत है अजय जी। पूरे देश में ये जो स्वास्थ्य का जो अभियान है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना नहीं चल रही है। पूरे देश में सिर्फ एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल जहां पे आयुष्मान भारत की योजना नहीं चलने दे रही है। तो ममता दीदी स्पष्ट बता रही है कि किस तरीके से हमें राज करना है। और जिन घुसपैठियों की बात आज भी अमित शाह जी ने कहा है, हम सारे सभाओं में कर रहे हैं कि वहां का बहुत बड़ा समस्या है डेमोग्राफी चेंज और घुसपैठियों का समस्या है। और वहां की जनता भी इस बात को चाहे। हम कह रहे हैं बार बार कि हमें हिंदुस्तान की अकलियतों से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी अकलियत जो आकर इस देश में रह रहे, उनका अधिकार और हमारे यहाँ के अकलियत के लोगों का अधिकार जो छीन रहे, हमें उनसे दिक्कत है। हम ये चाह रहे हैं कि इस देश का एक भी जो जायज वोटर है वो कटे नहीं और नाजायज वोटर जुड़े नहीं। अनंत अमित जी, लेकिन ममता बनर्जी की दलील है इसको लेकर के, आप घुसपैठियों को सबसे बड़ा मुद्दा तो बना रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि घुसपैठियों को आने कौन दे रहा है देश के भीतर? वो तो आपके पास है महकमा, बॉर्डर की सिक्योरिटी तो केंद्र के पास है, अमित शाह जी उसको देखते हैं। तो अब इसमें क्या करे ममता बनर्जी? बहुत अच्छा सवाल है अजय जी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति जो होता है वो राज्य सरकार के अधीन आता है। और जिस तरीके से 1543 किलोमीटर का जो फेंसिंग होना था बॉर्डर में, लेकिन आज भी ममता दीदी और ममता दीदी की पुलिस 500 किलोमीटर के आसपास फेंसिंग नहीं होने देना चाह रही है, क्योंकि वहां से घुसपैठियों का आदान प्रदान हो रहा है। हम तो चाह रहे हैं कि साहब आपको अगर हम तो पूरे फेंसिंग करने के लिए तैयार हैं। हमने असम में किया है, हमने सारे बॉर्डर को सील करने का काम किया। लेकिन पश्चिम बंगाल, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का जो इश्यू होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, राज्य सरकार का सहयोग इसमें जरूरी होता है, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो ये वहीं से आ रहे ना। और 2014 के बाद से हमारी सरकार है, लगातार 12 वर्षों से हम केंद्र में है। अगर आप ये कह रहे हैं कि, और जो कि आप लोग कह रहे हैं बार बार कि ममता बनर्जी फेंसिंग नहीं होने दे रही हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो जाता है। फिर तो आपको यहां पर प्रेसिडेंट रूल इन्वोक करना चाहिए था। आप देश से समझौता नहीं कर सकते देश की सुरक्षा से। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। बिल्कुल
बिल्कुल, तभी तो देखिए बार बार जब केंद्र सरकार जब मजबूती से काम करती है तो ममता दी लोगों के बीच में एक जाती एक नैरेटिव सेट करती है कि केंद्र की सरकार यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाह रही है। तो ममता दीदी तमाम तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन हमें पता है तो क्या कि लोकतंत्र है। नहीं तो फिर तो देखिए आनंद जी, आप फंस मालिक जाएंगे इसमें, आप अपने बयान में क्या इसका मतलब केंद्र की सरकार अपने पॉलिटिकल नैरेटिव की चिंता में देश की सुरक्षा से समझौता कर रही है, क्या हम ये मान लें? देखिए, नहीं अजय जी, बिल्कुल देश के सुरक्षा के साथ भारत सरकार ने इस कृत संकल्प है कि हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन कई बिंदु ऐसे हैं जिसपे कि राज्य सरकार को उसमें सहयोग करने की जरूरत होती है, लेकिन केंद्र को राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रहा है। हम तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं ना, और जनता को कह रहे हैं कि साहब ये जो 500 किलोमीटर की फेंसिंग नहीं होने दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बीएसएफ के लोग, आर्मी के लोग लगातार उस पर पैनी निगाहें रखे हुए हैं कि कोई आदमी आ नहीं जाए, लेकिन जो आदमी अंदर घुसकर आया पड़ा है उसको भी तो बाहर भेजने का काम हम कर रहे हैं। चलिए, आप देखिए एसआईआर के, ठीक है, आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, कई आंकड़े बता रहे हैं कि करोड़ों घुसपैठिए हैं देश में, करोड़ों बांग्लादेशी हैं जिनको निकालना है। हालांकि आप लोग अब 2014 से अब तक हैं, कितने बांग्लादेशियों को बाहर भेजा ये आंकड़ा अभी तक हमें मिला नहीं है, तो बहुत ढूंढा मैंने बहुत बार, एक भी आदमी के भेजे जाने का मुझे कहीं पर नहीं मिला है। वो हो तो आप बता दीजिए मुझे। एक दूसरा सवाल, क्या सिर्फ यही मुद्दा है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, घुसपैठिए, या और भी मुद्दे हैं? जमीनी मुद्दे भी हैं, जनता के भी मुद्दे हैं। निश्चित तौर पे अजय जी, जमीनी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है। आज जिस तरीके से विगत 15 वर्षों से, उससे पहले 25 साल वामपंथ का, 30 साल वामपंथ का राज, उससे पहले कांग्रेस का राज, और आज बंगाल जिस तरीके से करा रहा है, बंगाल को जो होना चाहिए था, बंगाल में इंडस्ट्री होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन आप बंगाल में चले जाइए। आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों की सबसे दयनीय स्थिति है तो उसी बंगाल में है। हम तो मुसलमानों के बीच में भी जाकर हम अल्पसंख्यक भाइयों बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि साहब आप बताइए, आप दुनिया में देश के और दूसरे राज्यों में जाइए, लेकिन वहां की जो मुसलमानों की स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ इन तमाम आज तो भारतीय जनता पार्टी की तो कभी सरकार वहां नहीं बनी, तो आप हमारे ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ममता दीदी की चिंता यह भी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में हम 2 सीट जीत कर आते हैं, 2016 के विधानसभा में हम 3 सीट जीत कर आते हैं, लेकिन 2021 के विधानसभा में हम 77 सीट जीत कर आते हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमने लोगों का विश्वास जीता है, हमने लोगों के बीच में काम किया है। अभी लोकसभा में हम 12 सीट जीत कर आए हैं 2014 में। ठीक है।